तो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर जो हमने पार्ट 1 क्लास 1 वीडियो डाली थी उसके अंदर मैं डिस्कस कर चुका था चैप्टर नंबर 3 के एक पूरा वीडियो है 1.5 घंटे का। उसमें मैंने आपको सभी मेथड्स बता दिए थे कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सभी कुछ कंप्लीट बता दिया था कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई के मान कैसे निकालते हैं। तीनों विधियों को मैंने आपको समझाया, प्रतिस्थापन विधि को समझाया, बज्रगुणनखंड विधि को समझाया, विलोपन विधि, तीनों को समझाया और उसके कितने टाइप्स के सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं सभी को कंप्लीट मैंने समझा दिया। आज का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 2022 के पेपर में ये पूछा गया है, जो अब की बार पेपर हुए थे इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है इस तरीके का जो पूछा जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2 या 4 नंबर में जरूर पूछा जाता है कि इस तरीके का क्वेश्चन, और कई पेपर्स में ये बार बार रिपीट हो रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो प्लीज गाइस आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन को करना कैसे है। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के अद्वितीय हल हैं। अब ये सभी चीजें मैंने आपको क्लास 1 जो थी उसमें बता दिए थे कि अद्वितीय हल कब होते हैं, अनेक हल कब होते हैं और कोई हल नहीं है कब 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 की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, मैंने आपको सभी बता दी थी। तो गाइस अगर आप वीडियो पर नए आए हो, चैनल पर नए आए हो, जिसने वीडियो पहली वाली नहीं देखी तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। 1.2 पर भी देखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि आप उसको देख लोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर 2 वीडियोस के अंदर पूरा चैप्टर 3 ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। मैंने उसमें आपको अलजेब्रिक सभी क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं लैंग्वेज वाले और इस टाइप के क्वेश्चन 2 टॉपिक है मेरे पास, उनको क्लियर कराना है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराने हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। देखिए अद्वितीय हल कब होते हैं। अद्वितीय हल जब होते हैं जब रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। जब हम कहते हैं कि ये अद्वितीय हल है तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2। ये कंडीशन होती है जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखेंगे a1 बराबर कितनी है, इसमें 4 है, b1 बराबर कितनी है, p है, और c1 बराबर कितनी है, 8, a2 बराबर कितनी है, 2 है, b2 बराबर कितनी है, 2 है, और c2 बराबर कितनी है, 8 है। अब हमको c1 और c2 से कोई मतलब नहीं है, और इस टाइप का क्वेश्चन आप यकीन मानिएगा आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि काफी सालों से 2-3 सालों से ये पेपर जो है रिपीटेशन में आ रहा है। क्वेश्चन पेपर जो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है रिपीटेशन में आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाए। तो कॉन्सेप्ट को लगाते हैं हम। जब रेखा अद्वितीय हल लिखेंगे तो क्या होगा कॉन्सेप्ट, a1/a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2। a1 की जगह पर 4 आएगा, a2 की जगह पर 2 आएगा, b1 की जगह पर p आएगा और b2 की जगह पर 2 आएगा। इस तरीके से यानी इस क्वेश्चन में आप समझते हैं। पहले क्वेश्चन को कर दूंगा जब आपको एक और डीप नॉलेज दूंगा इसके बारे में। p नॉट इज इक्वल टू 4, इसकी क्या निकल कर आए, p नॉट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इस जगह पर p की जगह पर 4 ही नहीं आएगा। p नॉट इज इक्वल टू 4 का मतलब है p की वैल्यू इस जगह पर 4 नहीं है। 4 की जगह 5 हो सकती है या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं होगी। अगर 4 होगी तो ये रेखा क्या हो जाएगी, फिर प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझना कैसा, पहले उस चीज को समझते हैं। अगर ये इस तरीके की 2 इक्वेशंस है और आपसे पूछता है k का मान बताइए, p का मान बताइए या फिर a का मान बताइए, कोई भी एक वैल्यू कोफिशिएंट मिस करके देता है। जैसे यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए थी और यहाँ पर उसने p रख दिया, तो जब ये p रख देगा इस जगह पर तो आपको हिंट देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आपको हिंट क्या देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको हिंट देगा कि या तो कहेगा कि अद्वितीय हल है, या कहेगा कि कोई हल नहीं है, या कहेगा कि अनेक हल है, या फिर कहकर देगा कि आपको ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं। यानी आपको पहले से ये बता के देगा सवाल को कि आपको करना कैसे है। तो मुझे इसने ये बता के दिया कि अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल में तभी मेरे दिमाग में क्लिक होगा कि ये प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन लगा दी, क्वेश्चन को सॉल्व किया तो p नॉट इक्वल टू 4 निकल कर आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल सकता है गाइस।
सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर इसी से रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चंस कराता हूँ जिससे आपका दिमाग बिल्कुल बिल्डअप हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है उस पर हमको बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान देना है। चलिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं आपको। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमको करना है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसी के टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअली इसको समझाऊंगा कि इसको करने के तरीका क्या हो सकता है, और आई होप जिसको भी पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, तो वो इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ चुका कि करना कैसे है इसको। ए और बी के किन मानों के लिए समीकरण रूप के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आप याद कीजिए कि अनेक हल वाली जो कंडीशन थी, अनेक हल, ठीक है। अब अनेक हल जो वाली कंडीशन थी वो आपने कब पढ़ी थी, याद कीजिए, ठीक है। तो वो पढ़ी थी आपने समपाती वाली कंडीशन में, यानी जब रेखा कोइंसिडेंट होती है यानी समपाती होती है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होती है आपकी अनेक हल वाली कंडीशन, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसने पहले से ही कह के दिया है हमको कि अनेक हल है, तो इसको इसमें अप्लाई कीजिए। a1/a2 b1/b2 और c1/c2। पहले मैं इसमें वैल्यू को लिख देता हूं। a1 की जगह पर है आपका 2, b1 की जगह पर है आपका 3 और c1 की जगह पर है 7, a2 की जगह पर a-b, b2 की जगह पर आपका a+b और c2 की जगह पर आपका 3a+b-2। अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो a1/a2 इसका मतलब 2/a-b बराबर b1/b2 यानी 3a+b और c1/c2 यानी 7/3a+b-2, ठीक है। ये तीनों मैंने बराबर रख दिए क्योंकि इसने खुद कहा था कि अनेक हल है, तो अनेक हल है तो उसके लिए मैंने बराबर कर दिए। अब मुझे दोनों इक्वेशंस आपस में सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं सॉल्व करूंगा इन दोनों को, 1 और 2, इन दोनों को मैं आपस में सॉल्व करूंगा, तो 2/a-b और 3/a+b, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और ये 2b हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3a माइनस के 3b। अब a वाली साइड को a की तरफ, b वाली साइड को b की तरफ, तो 2b इधर आएगा तो ये प्लस 3b हो जाएगा, इधर ये वाला इधर आएगा तो 3a, 2 को इधर ले जाता हूं तो माइनस के 2a, 2b और 3b कितना हो जाएगा 5b और ये कितना हो जाएगा a। तो a की वैल्यू यहां से 1 निकल कर आई है, ये बराबर है 5b। अब क्या करता हूं, एक बार इन दोनों को बराबर ले लेता हूं, पीछे पीछे वाले को, ठीक है, इन दोनों को a+b 7/3a+b-2, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, हम बराबर कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, 3 का 3 में तो 9a प्लस 3b माइनस 3 दूनी 6, इसका करेंगे तो 7a प्लस 7b। अब 7a को इधर लेके आता हूं मैं, तो 9a माइनस के 7a प्लस 3b माइनस के 7b बराबर में 6। इधर बचेगा आपका 2a, इधर बचेगा आपका 4b बराबर में 6। अब देखिए यहां से आपको क्या मिला, a की वैल्यू है आपकी 5b, तो a की वैल्यू को मैं इधर पुट कर देता हूं, इसकी वैल्यू इसके अंदर, तो 2 into a की जगह पर 5b माइनस के 4b बराबर में 6, और 10b माइनस के 4b बराबर में 6। 10 माइनस के 4 कितना होता है 6b बराबर में 6, 6 से 6 कैंसिल, b बराबर 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1 निकल कर आ गई। अब b की वैल्यू जो 1 है इसको मैं यहाँ पर उठा के रख दूंगा, तो a की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी 5 into 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो a की वैल्यू है आपकी 5 और b की वैल्यू है आपकी 1। तो ये पूछ रहा था a और b के किन मानों के लिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले हमने अनेक हल वाली कंडीशन को अप्लाई किया, उसमें से फिर ये 3 चीजें निकल कर आई। एक बार
जिस प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस पर आपको कक्षा 10 से 12 तक की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैंने इन दोनों को इक्वल किया, एक बार मैंने इन दोनों को इक्वल किया तो b और a की वैल्यू आपस में निकलकर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया भी जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। इसी के टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका पूरा दिमाग जो है ट्रेंड हो जाए इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो हो रहा है बोर्ड पर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, के किस मान के लिए निम्न समीकरण का कोई हल नहीं है। कौन सा ऐसा के का मान है जिसके लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो अब ऐसे तो हमको पता नहीं है कि क्या होना चाहिए, हमको पहले कंडीशन के बारे में सोचना है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इजिकल टू c1/c2। यही तो होता है, इसका मतलब समांतर होती है जब लाइंस। कैसी समांतर, क्योंकि समांतर में ही कोई हल नहीं होता है। कैसी है, समांतर। तो अब हमको पता है कि समांतर रेखा है ये आपस में, जो कि इनके कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो कंडीशन को भी पता है। तो वैल्यूज लिख लेते हैं। a1 बराबर है 3, b1 बराबर आप 1 मान सकते हो और c1 बराबर 1। इसके आगे आप 1 लिख सकते हो। a2 बराबर 2k-1, b2 बराबर k-1 और c2 बराबर 2k+1। a1 a2 b1 b2 c1 और c2। अब वैल्यूज को उसके अंदर पुट करेंगे। a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 की जगह पर क्या है आपका 3, a2 की जगह पर क्या है आपका 2k-1, b1 की जगह पर 1, b2 की जगह पर k-1, नॉट इक्वल टू c1 की जगह पर 1 और c2 की जगह पर 2k+1। अब हमको नॉट इक्वल टू की वैल्यू नहीं, नॉट इक्वल टू के बारे में नहीं सोचना है, हमको सोचना है इस आगे वाले के बारे में। ये दोनों जो चीजें दी हुई है बराबर वाला, तो इसके बारे में सोचते हैं। तो 3/2k-1 1/k-1, 3k-3 1 की वैल्यू 2k-1। इधर इसको ट्रांसफर करता हूं, 3k-2k-1 प्लस के 3। 3k-2k करोगे तो आप कितना बचेगा इसमें से 1k, और ये हो जाएगा आपका 2। तो k की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपकी 2। तो k के कौन से मान के लिए, तो k बराबर 2 के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आप रख के चेक भी कर सकते हो। अगर आप k बराबर 2 रखोगे तो ये पक्की बात है, रेखाएं समांतर ही निकल कर आएंगी। तो इस तरीके के 3 क्वेश्चन हमने किए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के समझ में अच्छे से आए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अब चलते हैं हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की तरफ। टॉप 10 यानी कि जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं सभी एक टाइप जैसे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। उस तरीके के क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जामिनर सोचता है कि इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है और उसमें से मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आप समझेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा होते हैं आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछने के, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपके लैंग्वेज वाले। और गाइस अगर आप पूरा लैंग्वेज वाले, जैसे कि आप चाहते हो कि सर पूरी एक्सरसाइज जो 3 के एक्सरसाइज के चैप्टर्स के हैं सभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को करा दीजिए जो किताब के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज गाइस आप जा सकते हो क्लास 10th की जो मैथ की प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट पर जाइए
वहां पर मैंने चैप्टर जो 3 है उसमें 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6 जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो मैंने पूरी कंप्लीट कराई है पूरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के साथ। आप डिक्टो वहां से आराम से पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो। मैं यहाँ पर आपको उन क्वेश्चंस को वेरीफाई कराऊंगा, यानी मैंने सिर्फ टारगेट उन चीजों को किया है पूरा एनालाइज करने के बाद में कि क्वेश्चंस किस तरीके से ज्यादा चांसेस है बनकर आने के। उस क्वेश्चंस को मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन करना। ठीक है, बताना आपको। चलिएगा, अब देखिए ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है जिनमें से मैंने एक क्वेश्चन को उठाया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। मैंने इसमें कंडीशंस को बना दिया। आपको जो क्वेश्चन है आपको आपकी स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके कि क्वेश्चन क्या है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अब मुझे नहीं पता कि कौन सी संख्याएं हैं, तो सबसे पहले मैं ये बात काम करूंगा कि मैंने मान लिया कि दो संख्याएं जो थी वो एक x है और एक y है, जिसमें x जो है बड़ी है, y जो है छोटी है। तो अब दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि माइनस। x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो x है y की 3 गुनी है। अगर x जो है y की 3 गुनी है तो y में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये आपस में बराबर होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आपके पास मुझसे 100 रुपए ज्यादा है। ठीक है, मैं कहता हूं कि आपके पास मुझसे 100 रुपए ज्यादा है, तो अब 100 रुपए किसको देने होंगे जिससे कि आपस में दोनों के ऊपर, यानी दोनों के पास पैसे बराबर हो जाए। ठीक है, तो 100 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। मुझको अगर मेरे पास 100 रुपए और आ जाते हैं तो मेरे रुपए और आपके रुपए आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास मुझसे 100 रुपए ज्यादा थे। सेम एज एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अगर x y की 3 गुनी होगी तो मुझे y में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये दोनों आपस में x बराबर 3y हो जाए। दोनों कंडीशंस मैंने लिख दी, आप क्वेश्चन को उसमें पढ़ लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो x की वैल्यू जो 3y जो निकल कर आई है समीकरण 1 में रख दूंगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस की y बराबर में 26। 3y में से y घटेगा तो आपका बचेगा 2y बराबर के 26। कैंसिल करूंगा तो y बराबर के 13। एक वैल्यू जो निकल कर आई, एक संख्या है आपकी 30। अगर एक संख्या आपकी 13 है तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3y 3 × 13। दूसरी संख्या क्या निकल कर आ गई आपकी 39। यानी एक संख्या है आपकी 39 और एक संख्या है आपकी 30। इस तरीके का क्वेश्चन लग रहा होगा कि सर बहुत इजी था। हो सकता है इजी क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट करेंगे, हाथ के हाथ नोट करेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पर बाद में नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका x y बराबर 13 और x बराबर 39 निकल कर आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मैंने जो है सेकंड क्वेश्चन उठाया हुआ है और क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, ये सभी जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है चांसेस है कि आपके इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। और क्वेश्चन को मैं पूरा इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर पूरा जगह घिर जाता है तो पूरा समझा नहीं पाता मैं। तो मैंने क्या है कंडीशंस को लिखा है और क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन जो है आपके नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप प्लीज इसको पॉज करके लिख सकते हो, नहीं तो पढ़ सकते हो। पढ़ के मैं आपको बताता हूँ
क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी आपको कंडीशंस को समझाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है जो आप पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिखेगा। तो मान जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिए जाए। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता भिन्न कौन सी है, मैंने मान ली भिन्न है x/y, अंश आपका x हो गया और y आपका हर हो गया। भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिए जाए, तो अंश में भी मैंने 2 जोड़ दिया और हर में भी मैंने 2 जोड़ दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप प्लीज इसको ठीक से समझेंगे। दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है, पहली कंडीशन खत्म। अब कहा गया है क्वेश्चन के अंदर यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि x और y की वैल्यू बताइए वो क्या है। तो पहले मैं समीकरण 1 से इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 11 का x में करूंगा तो 11x, 11 का 2 में करूंगा तो 22, 9 का y में करूंगा तो 9y, 9 का 2 में करूंगा तो 9 दूनी 18। ठीक है, अब x और y को यानी चर वाले जो पद हैं उनको एक तरफ करूंगा और अचर वाले को एक तरफ। 11x माइनस के 9y, 18 माइनस के 22, 11x माइनस के 9y माइनस के 4, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। सेम है समीकरण नंबर 2 से, ये हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 5/6, ये हो जाएगी आपकी 6x प्लस के 6 18 5y प्लस के 15। इसको सॉल्व करते हैं, 6x माइनस के 5y 15 माइनस के 18, ये हो जाएगी 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को आपस में फिर क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। 11x माइनस के 9y माइनस के 4 और 6x माइनस के 5y माइनस के 3, विलोपन विधि से हल करते हैं। 6 का मल्टीप्लाई इधर, 11 का मल्टीप्लाई इधर, 11 छिंगी 66x, 9 छिंगी 54y और 6 चौके 24, 11 छिंगी 66x, 11 पंजे 55y माइनस के 33, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, 55 माइनस के 54 करोगे तो कितना बचेगा 1y, और 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 और 3 10, सही है, 4 और 6 और 3 9, सॉरी 9 बचेगा। तो y बराबर कितना निकल कर आ गया 9। y का मान आप किस में रख दीजिए, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 कहाँ है आपका, ये रहा, 11x माइनस के 9, y की जगह पर आएगा 9 माइनस के 4, तो 11x माइनस के 9 नाम 81 माइनस के 4, 11x बराबर माइनस के 4 और प्लस के 81, कितना बचेगा इसमें से 3 77, 11x बराबर 77, 11 से कैंसिल तो x बराबर आ जाएगा 7। x और y की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमसे पूछा है कि वो भिन्न कौन सी होगी, तो भिन्न क्या होगी, भिन्न होगी x अपॉन y, इसका मतलब 7/9, भिन्न कौन सी हो जाएगी, वो 7/9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। कोई डाउट क्वेरी अगर आपको आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर चलते हैं आपके अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसको पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। मैंने इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बायोडाटा यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्वेश्चन के अंदर ये चीज दी हुई है
कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है और संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहली जो बात हमको समझनी है, ये अंकों वाला जो क्वेश्चन होता है कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग पलटने से बनी संख्या, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लीजिएगा। हर बार पूछा जाता है कि अंकों की संख्या वाला ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है ये वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो मैंने इसको शामिल किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप ऐसा आसानी से सॉल्व कर दोगे। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कि अगर आपको दो अंकों की संख्या के बारे में बात करता है तो आपको माननी होगी 10x प्लस वाई, इससे अलग कुछ भी नहीं माननी है। दो अंकों की संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई होती है। तो मैंने माना कि दो अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई। अब वो उसने कहा है अंकों का योग 9 है, तो अंक कौन कौन सी है इसमें? x है और y है, तो अंक हो गए 9, इनका जोड़ कितना हो गया? 9 हो गया। अब कह रहा है संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन सी है? 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। अब संख्या के अंकों को पलट दे, यानी इसका मतलब है कि x की जगह पर y को रख दीजिए, y की जगह पर x को रख दीजिए, उसकी 2 गुने के बराबर होगी, तो मैंने इसका 2 गुना कर दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 दाड़े 90x और ये हो जाएगी 9y और ये 20y प्लस के 2x। अब x x वाले टर्म को x x वाले की तरफ और y वाले टर्म को y वाले की तरफ, तो 90x 2x 20y 9y। 90 में से 2 जाएगा तो 80, 8x और 20 में से 9 जाएगा तो 11y। 11 से इसको कैंसिल करता हूं तो 8x बराबर y। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। अब y बराबर हमारे पास 8x निकल कर आ गया। अब y की वैल्यू को हम पुट करेंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9। y की जगह पर हमको रखना है 8x बराबर 9, ये हो जाएगा आपका 9x बराबर के 9, 9 से 9 कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी? 1। अब x की वैल्यू जो 1 निकल कर आई है उसको आपको पुट करना है समीकरण नंबर 2 में पुट कर दीजिए, क्योंकि हमको x और y की दोनों की वैल्यू चाहिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपका y बराबर 8x, y बराबर 8 इंटू 1, y बराबर 8। y की वैल्यू कितनी आ गई? 8, x की वैल्यू आ गई 1। अब उसने पूछा है हमसे कि संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या थी हमारी? संख्या है 10x प्लस के y, 10 x की जगह पर 1 और y की जगह पर 8, तो 10 प्लस 8, इसका मतलब संख्या थी हमारी वो 18। तो कौन सी ऐसी संख्या थी? वो 18 थी। तो अंकों की वाली जो संख्या होता है, अंकों वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि आपको कंडीशन को अच्छे से रीड करना है। ये कंडीशन क्या थी, इस वाली कंडीशन को रीड करना और ये वाली कंडीशन को रीड करना है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये है एज रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एज का रिलेटेड क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझेंगे। मैं आपको इसके कांसेप्ट भी इसके इसी क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा कि ये कांसेप्ट क्या होगा क्वेश्चन का। ठीक है, समझते हैं। सोनू की आयु और नूरी की आयु के बारे में बात की गई है। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। कब? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैंने क्या मान लिया कि माना सोनू की आयु x है, नूरी की आयु y है, क्योंकि ये कैसी आयु है इसकी, इन दोनों की वर्तमान आयु, क्योंकि मैं बात करता हूं हमेशा वर्तमान आयु से। अगर किसी की एज, अगर आपको प्रेजेंट की एज पता हो तो आप पास्ट की पूछिए या फ्यूचर की पूछिए, आप अच्छे से बता पाओगे कि क्या एज होनी चाहिए। लेकिन अगर हमको वर्तमान आयु नहीं पता है तो हम किसी भी एज का कंसेप्ट नहीं समझ सकते। तो हमने मान लिया कि वर्तमान आयु सोनू की x है, नूरी की y है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो पहले में आप क्या करोगे, पहले में आप करते हो माइनस, तो नूरी की जो आयु हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी 5 वर्ष पहले y माइनस के 5, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस के 5। रिलेशनशिप है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, एक बार और आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले जब नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 का गुणा सोनू की आयु में कर देते हैं, जिससे कि ये आपस में कैसी हो जाए, बराबर ऐसी हो जाए। बराबर करने के लिए तो 3x माइनस के 15, y माइनस के 3x बराबर माइनस के 15 प्लस के 5, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, y माइनस के 3x बराबर माइनस का 10। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। इस तरीके से इसका इक्वेशन बनाना है। 3 गुनी कहा था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहा है ये, अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद में, पहले का मतलब पीछे, पास्ट की बात कर रहा था पहले, तो पहले की बात करेगा तो हमको करना होगा माइनस, और पश्चात की बात करें यानी आगे की ओर बात करेगा तो हम करेंगे इसमें प्लस। तो पहले तो 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु कितनी कितनी हो जाएगी, तो नूरी कितने की हो जाएगी, y प्लस 10, और सोनू कितने का हो जाएगा, x प्लस 10। रिलेशनशिप है दोगुनी का। एक बार और पढ़ लेते हैं, नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी सोनू की आयु करनी पड़ेगी, जिससे कि आपस में ये बराबर हो जाए। क्योंकि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद में जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो गई, दोगुनी को हो चुकी है। तो अब सोनू की आयु को दोगुना करना पड़ेगा, जिससे कि आपस में ये बराबर हो जाए। तो मैंने इसको आपस में बराबर करने के लिए दोगुना कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई बाई प्लस के 10, ये हो जाएगा 2x प्लस के 20, इसको इधर करोगे तो y माइनस के 2x बराबर 20 माइनस के 10, तो y माइनस के 2x बराबर में 10। ये समीकरण नंबर सेकंड, 1 और 2 दोनों समीकरण को आपस में आप सॉल्व करोगे। y माइनस के 3x बराबर माइनस के 10 और y माइनस के 2x बराबर प्लस का 10। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो लिखोगे आप घटाने पर, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस के 3 और प्लस के 2, माइनस का 1x, माइनस 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 के 20, x बराबर 20। एक की आयु जो निकल कर आई है, x किसकी थी, x थी आपकी सोनू की आयु। तो सोनू की जो वर्तमान आयु है वो 20 साल का है सोनू। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y माइनस 3x बराबर माइनस के 10, y माइनस 3 इंटू b20 बराबर माइनस के 10, ये माइनस के 60 बराबर माइनस के 10, y बराबर प्लस के 50। और जो नूरी है उसकी एज है आपकी 50 साल, तो ये है 50 और ये है 20। तो ये है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि एज से रिलेटेड का कॉन्सेप्ट जो है आपका समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसका फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। समझाता हूँ एक बार और, नूरी की आयु और सोनू की आयु के बीच में रिलेशन था, नहीं पता था हमको, वर्तमान आयु उसने पूछी थी, तो हम मानेंगे कि सोनू की आयु और नूरी की जो वर्तमान आयु है x तथा y है।
अब जो रिलेशनशिप दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 5 साल पहले की बात करेगा तो हम पहले 5 साल पहले उनकी आयुष निकालेंगे, इनकी एजेस निकालेंगे कितनी होंगी। तो नूरी कितने की होगी, बाई माइनस के 5, यानी 5 साल उसमें से कम कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 2022 है, तो 5 साल पहले आप कितने के हो रहे होंगे 2022। अगर आप मान लीजिए कि आप अगर 22 साल के हैं, तो अगर सॉरी 22 साल के कैसे हो जाओगे, अब अगर मान लीजिए आप 15 साल के हैं, ठीक है, अगर आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले आपकी आयु कितनी रही होगी, 10 साल रही होगी। तो प्रेजेंट एज के हिसाब से मैं नूरी की आयु कितनी मान लेता हूँ, बाई माइनस 5, और सोनू की हो जाएगी एक्स माइनस के 5। रिलेशनशिप था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार मैंने इसको 10 वर्ष पक्षात वाले को इस तरीके से सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ये निकल कर आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये एज से रिलेटेड क्वेश्चंस। आप प्लीज इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहां पर भी आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तभी मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए एक जो है ट्रैक है, यानी एक जो है आपका वो क्या कहते हैं उसको, सड़क है, राजमार्ग है, एक सड़क है जो कि डिस्टेंस है एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो एक कार है जो कि कार 1, इसको मैंने नाम दिया है कार 1, उसको मैंने नाम दिया है कार 2। दोनों की जो हमें चालें बतानी है क्या क्या होंगी, कंडीशंस उसके क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो कार 1 और कार 2 के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो पहले मैं मान लेता हूं कि कार 1 की जो स्पीड है उसको मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, और कार 2 की स्पीड जो है इसको मान लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में पहली जो कंडीशन है वो ये गिवन में है कि यदि ये कारें एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, एक ही दिशा की ओर चलती हैं, तब ये 5 घंटे का समय लेती हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। जब सेम डायरेक्शन होता है तो हम चालों का जो स्पीड्स हैं उनका प्लस करते हैं, ठीक है, और जब विपरीत डायरेक्शन होता है तो हम उसका क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। विपरीत डायरेक्शन बोला है कि सेम डायरेक्शन। तो चलिए, तो क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन जो है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब ये एक डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में चलती है, तो कार दोनों जो कारें हैं 5 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं जब सेम डायरेक्शन में चलती है। और जब विपरीत डायरेक्शन में चलती है, यानी कि एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, जब विपरीत डायरेक्शन में चलती है, एक लेफ्ट से आ रही है तो एक राइट से आ रही है, तो विपरीत डायरेक्शन में चलती है, तो ये दोनों जो कारें हैं 1 घंटे पश्चात, कुछ ऐसा है, विपरीत डायरेक्शन में 1 घंटे पश्चात मिलती है, और सेम डायरेक्शन में चलती है तो ये 5 घंटे के पश्चात मिलती है। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि स्पीड एक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि सेम डायरेक्शन जब होता है, सेम डायरेक्शन जब होता है तो स्पीड्स का क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में स्पीड का क्या होता है, माइनस होता है, और अल्टरनेटिव डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन होता है प्लस हो जाता है। अब देखिए क्या करना है। पहली बात तो जब जो कार है स्पीड इनकी मैंने एक x किलोमीटर एक y किलोमीटर, अब दोनों कारें क्या है कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो मैंने क्या कहा, इनका माइनस होगा। तो 4 है तो 4 निकालेंगे तो क्या होगा, दूरी, और कितना समय लगेगा 5 घंटे लगे। तो दूरी 4 का माइनस होगा, मैंने कहा सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो जब कारें सेम डायरेक्शन में थी तो वो 5 घंटे पश्चात मिल रही थी, तो उनकी चाल निकालेंगे तो 100/5 करना पड़ेगा, जिससे कि इसकी चाल निकल कर आ जाएगी 20। x - 5 बराबर 20, इक्वेशन नंबर बन जाएगा फर्स्ट।
अब कह रहा है क्वेश्चन में जब ये विपरीत डायरेक्शन में होती है, विपरीत डायरेक्शन में है तो प्लस करना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू, एक मिनट सी के नीचे लिख देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू, एक घंटे पक्षात मिलती है तो 100/1, तो ये निकल कर आएगा, सॉरी, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर निकल कर आ जाएंगे। x प्लस वाई बराबर 100 और एक है माइनस, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 20। पहले मैं इनको ऐड कर लेता हूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x और ये हो जाएगा 120, x बराबर 60। एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण जब आप 1 में पुट करते हो तो 60 माइनस के y बराबर 20, तो 60 माइनस के 20 बराबर में y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी कार चल रही है और x 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहली वाली कार चल रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा उलझा हुआ था कि सेम डायरेक्शन और विपरीत डायरेक्शन में, मैंने इसको समझा दिया। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आपके पेपर में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो उसको मैं पढ़ता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर जो शो हो रहा है आप उसको पढ़िए। और देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो माना जैकब की आयु x और पुत्र की आयु मान लेते हैं y है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दोनों एजेस हैं ये वर्तमान एज है, कैसी है, वर्तमान आयु। तो 5 वर्ष बाद बात कर रहा है वो, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पहले इन दोनों की एजेस पता लगाते हैं कि क्या है। तो जैकब कितने का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद की बात चल रही है, बात मतलब क्या होता है, आगे की ओर बात चल रही है। तो 5 वर्ष बाद जैकब कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 का, और उसका पुत्र जो है वो कितने का हो जाएगा, y प्लस 5 का। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु को 3 गुना करना पड़ेगा ताकि ये आपस में एजेस आपस में इनकी बराबर हो सके। तो x प्लस 5 बराबर में 3y प्लस 15, x माइनस 3y 15 माइनस के 5, x माइनस के 3y बराबर में 10, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए इक्वेशन को पढ़ते हैं, इसमें कुछ कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, अब इनकी एजेस निकाल लेते हैं। जैकब कितने का हो जाएगा, x माइनस के 5 का, और पुत्र y माइनस के 5। रिलेशनशिप है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब जो रिलेशनशिप जो दिया गया है यहाँ पर 3 है, रिलेशनशिप है कि इनके बीच की जो एजेस है, इसकी आयु इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, x माइनस के 5 बराबर 7y माइनस के 35, माइनस के 35 प्लस के 5, x माइनस के 7y माइनस के 30, ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आपस में सॉल्व कर लीजिए, x माइनस के 3y बराबर में 10, 7y बराबर में 30, माइनस प्लस प्लस घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, माइनस के साथ प्लस के साथ, सॉरी माइनस के 3 और प्लस के साथ 4y,
और ये कितना हो जाएगा 14, y बराबर 10। पुत्र की आयु कितनी निकल कर आ गई, पुत्र है इसका 10 साल का। y की मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x माइनस के 3y बराबर में 10, x माइनस के 3 इंटू वाई की जगह पर आप 10 बराबर में 10, x बराबर 10 प्लस 30, x बराबर 40। तो पिता जो है इसका जैकब, उसकी आयु कितनी हो जाएगी 40 साल की, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 साल की। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, सभी एज रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको क्या करा, एज रिलेटेड करा दिया, अंकों वाला करा दिया, अंश और फिर भर वाला करा दिया, और डिस्टेंस वाला जो था उस टाइप का भी मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। अब एक करते हैं जो नियत भाड़ा वाला जो क्वेश्चन आता है, हो सकता है वो पेपर में आ भी जाए ना भी आए, तो उसको एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से मैंने कभी कोई बहुत से पेपर्स का एनालाइज किया तो उसमें जो है देखा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इससे बाहर आपका इस टाइप से एक्सरसाइज यानी इस चैप्टर में से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो ज्यादातर रिलेटेड आपका है तो अंकों से रिलेटेड आ सकता है या फिर एज से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आप वीडियो को एक बार में समझ में थोड़ा बहुत नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 3 का पूरा कंप्लीट। पार्ट 1 में मैंने यानी क्लास 1 थी जो 1.5 घंटे की थी, उसमें मैंने काफी कुछ कवर किया, और ये लगभग आपकी 40 या 50 मिनट का लगभग लेक्चर है, यानी 1 मिनट का लेक्चर पूरा, 1 घंटे का लेक्चर पूरा ये है। इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चंस को आपको कवर किया और आपको समझाया। सो गाइस, आई होप आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको इससे ये बेनिफिट होगा आपको कि मैं तभी वीडियो डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और आपकी मैराथन सेशन में अगली जो मैराथन सेशन आने वाली है वो चैप्टर नंबर 4 से रिगार्डिंग आने वाली है। तो चैप्टर नंबर 4 आपको पता है काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप इनका रिवीजन कीजिएगा और इनको वीडियो को 2 बार तो कम से कम देख ही लीजिए वीडियो को, जिससे क्या होता है कि आपका बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। एक बार में थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो दोबारा भी समझ में आ जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।